नमस्कार दर्शक मित्रों। अब खाड़ी युद्ध में थोड़ा बहुत विराम दिखने लगा है। जो ऊर्जा संकट हॉर्मुज बंद होने से मंडरा रहा था, वो घने बादल करीब करीब छट गए हैं। फिर भी अभी कहीं छोट-पोट कहीं बादल दिखते हैं। दुनिया बदल रही है। ट्रंप अपने घर में ही बहुत बड़े विद्रोह का सामना कर रहे हैं। दुनिया में उनकी छवि तो खराब होती ही जा रही है, मगर उनकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग थी, जब वो 20 जनवरी 2025 को प्रमुख की हैसियत से उन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया, वो पॉपुलैरिटी रेटिंग अब घटती हुई 32-33% तक आ गई है। अमेरिकन नागरिक चाहते हैं कि अब जितना जल्दी इन्हें विदा किया जाए उतना अच्छा है। खैर, अभी जो मध्यावधि जो चुनाव है वो नवंबर में है, और वहां तक कोई भी अनुमान करना मैं समझता हूं कि जल्दी होगा, क्योंकि कोई भी सत्ताधीश ऐसा नहीं होता जो सामने चल के अपनी सत्ता को सोने के तासक में रख के विपक्ष को दे देता हो। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं है, वो तो डील मेकर है। ऐसी परिस्थिति में भारत कहाँ जा रहा है? भारत की आर्थिक वृद्धि, महाशक्ति बनने का उसका पार दिख रही है। पड़ोसियों के साथ खटास भरे संबंध, कभी पाकिस्तान तो कभी नेपाल, कभी मालदीव तो कभी बांग्लादेश। कहाँ जा रहे हैं? हमारी अपेक्षा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, तकनीक और नवाचार से जुड़े संशोधन होते रहे, युवा शक्ति और जनसंख्या डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी लाभ लेकर आए, वैश्विक अवसर और व्यापार में बढ़ोतरी हो। ये हमारी अपेक्षाएं हैं। ठीक उसके सामने आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और कौशल की समस्या, भू राजनीतिक तनाव, पर्यावरण और उससे जुड़े संभवन संकट। 2050 का भारत कैसा होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तब अब 2047 से आगे की ही बात करते हैं। अब जब भगवान रामचंद्र जी को मालूम नहीं था कि कल राज्याभिषेक नहीं होना है, राज्याभिषेक की जगह राजगद्दी छोड़ के उनको वनवासी बनना है, तो 47 से आगे की बात कर रहे हैं। अभी तो वो 1000 साल की बात करने लगे हैं। 1000 साल में हम कहाँ होंगे? यानी इन द लॉन्ग रन एवरीबडी इज डेड। तो प्रेडिक्शन बहुत सहजता से हम कर सकते हैं कि हम में से कोई होगा ही नहीं। इन लॉन्ग रन एवरीबडी इज डेड। तो मैं मानता हूं कि आज हम एक छोटी सी हरकत करें। हालांकि मैं भी हरकत इसलिए कहता हूं कि इवन 2050 जिस तरह की विश्व अस्थायी व्यवस्थाओं में, संभवताओं में उलझ चुका है, उतना 2025 का अनुमान लगाना संभव नहीं है। देखते हैं आज
किसी भी राष्ट्र का दोस्तों भविष्य उसका इतिहास से नहीं बल्कि उसके आर्थिक निर्णयों से तय होता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जयनारायण व्यास। खबरदार हिंदी चैनल में आपका दोस्त। भारत की आर्थिक वृद्धि की शक्यताएं और समस्याएं 2050 तक किस तरह उभर के सामने आएगी, वो विषय को लेकर आज आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ। आज का प्रश्न केवल इतना नहीं है कि भारत कितना अमीर होगा। प्रश्न यह है, क्या भारत 2050 तक विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा? हम विश्वगुरु की बातें करते हैं, यह महाशक्ति बनने की बात है। या फिर क्या हम मध्यम आय वाले देश यानी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके हैं? क्या हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगी? क्या एआई करोड़ों नौकरियां खा जाएगी, समाप्त कर देगी? क्या चीन के बाद दुनिया की अगली फैक्ट्री भारत बनेगा? और क्या जल संकट, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरेगी? आज का यह वीडियो केवल भविष्यवाणी नहीं है, यह भारत के अगले 25 सालों का हमारे नजर के सामने अभी जो कोहरा छाया हुआ है उसको भेद कर उसके बाहर सामने नजर जोड़ने का एक प्रयास है। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में है। आईएमएफ के अनुसार 2026 में लगभग 6.5% की वृद्धि का अनुमान है। मैं मानता हूं कि अगर 5.5% भी कर ले तो गनीमत होगी, क्योंकि अल नीनो के संकट की वजह से कृषि उत्पादन करीब 7 से 8% कम होने का अनुमान है। इसका मतलब ये होता है कि जीडीपी में 1% के करीब कटौती होगी। भारत विश्व की सबसे बड़ी आजादी वाला देश है। तीसरे सबसे बड़ी पीपीपी अर्थव्यवस्था है, परचेज प्राइस पैरिटी। खरीद शक्ति के आधार पर अगर नापी जाए हमारी मुद्रा को, तो विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था हम है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद चाइना और उसके बाद भारत। विश्व की प्रमुख विकास इंजनों में से हम एक है, होना ही है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या भारत में है। लेकिन सिर्फ बड़ी आबादी होने से देश अमीर नहीं बन सकता। सिर्फ बड़ी आबादी होने से देश विश्व सत्ता नहीं बन सकता। सिर्फ बड़ी आबादी होने की वजह से देश महासत्ता नहीं बन सकता। 2050 तक भारत की 5 सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? जरा एक नजर वहां भी लगाए। पहली बात है जनसांख्यिकीय लाभ, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको बोलते हैं। 2050 तक भारत के पास विशाल कार्यशील आयु वर्ग रहेगा। यदि इन्हें रोजगार मिला तो यही भारत की सबसे बड़ी शक्ति होगी। यदि नहीं मिला तो यही सबसे बड़ी जिम्मेवारी या संकट होगा। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में भी परिवर्तित हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के संकेत मिल रहे हैं कि भारत की जनसांख्यिकीय बढ़त आने वाले समय में धीरे धीरे कम होगी। तो इससे उसके उतना ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। एक और बात भी है
जो हमें गौर करनी होगी। भारत दुनिया का सबसे औसत आयु की दृष्टि से युवा देश है। हमारी औसत आयु जो है आज जनसंख्या की 31 साल है। हमारी 70% 70% जो जनसंख्या है वो 35 साल से कम उम्र की है। यानी हमारे पास इतना सारा मानव बल है कि दुनिया का कोई भी काम हम अपने बलबूते पे अगर ठान ले तो कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा है डिजिटल क्रांति। यूपीआई, आधार, ओएनडीसी, डिजिटल इंडिया विश्व के लिए मॉडल बन चुके हैं। भीम ऐप को अब आप देखते हैं तो आश्चर्य नहीं लगता। डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान दे सकती है। तीसरा मुद्दा है दोस्तों उत्पादन क्षमता, मैन्युफैक्चरिंग। एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग, टेस्ला जैसे वैश्विक निवेशकों की रुचि ने भारत को चाइना +1 रणनीति का प्रमुख दावेदार बनाया है। आज आईफोन का सबसे बड़ा असेंबली लाइन दुनिया में भारत में स्थित है। साथ ही मेक इन इंडिया का लक्ष्य वैश्विक विनिर्माण क्षमता बढ़ाना है। तो ये भी हमारे फायदे की बात है। चौथा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन, यानी अंतर माળખાકીય सवलतों की क्रांति। एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर भविष्य की कार्य व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। उस तरह के उसमें निवेश हो रहे हैं और विकास हो रहा है। पांचवा मुद्दा है संशोधन, इनोवेशन। स्टार्टअप इंडिया, एआई, स्पेस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन ये भारत की नई पहचान बन सकते हैं। अवकाश क्षेत्र में तो भारत ने अपनी बहुत मजबूत पहचान बनाई है। चौथा मुद्दा है सबसे बड़े खतरे क्या है। सबसे बड़ा खतरा बेरोजगारी है, क्योंकि जैसे हम सबसे युवा देश हैं, जैसे 35 साल से कम उम्र की 70% जनसंख्या इस देश में निवास करती है, हर हाथ को काम देना होगा। हर एक के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम का प्रबंध करना होगा। अगर वह प्रबंध आप कर पाते हैं या फिर आपके वहां जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो उतनी सबल है कि हमारे यहाँ से जरूरी स्किल की विद्या पाकर हमारा युवा दुनिया में कहीं भी जा सकता है, तो दुनिया के ये सब देश बूढ़े हो रहे हैं। जापान है, चाइना है, यूरोप के देश है, इवन अमेरिका है। उनको युवा मानव बल की जरूरत पड़ेगी। प्रश्न ये है कि क्या आप यूरोप या जापान या चाइना या अमेरिका में जिस तरह की स्किल्स चाहिए, जिस तरह का स्टैंडर्ड चाहिए शिक्षा का, उसके मुताबिक युवाओं को तैयार करके काबिल बनाकर उस बाजार व्यवस्था में भेजने के लिए तैयार है? क्या हर एक देश जिसको युवा रोजगार की तलाश है, जिसका जीडीपी वो सीनियर सिटीजन की वजह से उनके उत्पाद व्यवस्था में एक बहुत बड़ा गड्ढा होने वाला है, क्या भारत वो जगह भर सकता है? क्या हमारे युवा और जिस तरह से उन्हें यहाँ शिक्षा मिलती है,
वो शिक्षा के जरिए विश्व के किसी भी देश में जाके अपना लोहा मना सकते हैं। मैं ग्रेजुएशन के बाद जो लोग अमेरिका जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, उनकी बात नहीं करता। वो एक छोटा सा वर्ग है। मैं वो लोगों की बात करता हूँ वो जैसे कि गल्फ में हमारे करीब करीब 1 करोड़ भारतीय स्किल से जुड़े हुए कर्तव्यों से लगे हुए हैं और सालाना 6 से 7 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में भारत में भेजते हैं। अब हम देखें तो हमारा ये साल का जो बजट है वो 53.5% 53.5 लाख करोड़ है। 53.5 लाख करोड़ है। 7 लाख करोड़ अगर गिने तो उसमें इसका हिस्सा होगा करीब करीब 12%। यानी आपके बजट का 12% और वो भी विदेशी मुद्रा में पैसे बिन निवासी भारतीय खाड़ी के देशों से भेजते हैं। अब क्या होने वाला है? क्या दुबई का महत्व जो इंटरनेशनल मीटिंग प्लेस या अंतरराष्ट्रीय सेफ हेवन जहां किसी भी तरह का खतरा नहीं है, कायदे का शासन चलता है, वो जो था वो पुनर्स्थापित हो सकेगा? आज तो मुश्किल है बात कहना। तो हमारे युवा को हम किस तरह की शिक्षा देते हैं, किस तरह की तालीम देते हैं और स्किल यानी कि जो तोड़ जोड़ का जो काम है उसमें कितने काबिल बनाते हैं, उस पे भारतीय युवा और युवा शक्ति कितनी उत्पादक बनेगी और किस तरह से राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय उत्पादकता में, राष्ट्रीय जीडीपी में इनका क्या योगदान रहेगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। ये उसके ऊपर निर्भर नहीं है कि आप मनरेगा या वी राम जी की जैसी छलनाएं लेकर आए। इंदिरा गांधी के समय में 500,000 जॉब प्रोग्राम करके गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब क्रिएशन योजना आई थी। आज तक कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड योजना सफल नहीं हुई है। भाजपा ने कांग्रेस से विरासत में ली थी मनरेगा। 100 दिन का कम से कम औसत हर साल रोजगार देने का उसमें वादा था। अब भाजपा ने योजना बदली है, उसका ढांचा बदला है और अब वो पहले वो 100 दिन का वादा करते थे, औसत 50 दिन से कम दे सके थे। ये इतिहास है, हकीकत है। अब 125 दिन रोजगारी देने की बात करते तो माने कैसे? आपका इतिहास तो बिल्कुल निष्फलताओं का इतिहास है। अब क्या होने वाला है यकायक कि आप औसत जो पावर्टी लाइन के नीचे जो लोग जीते हैं उनके लिए आप औसत 49 या 50 डेज का सालाना रोजगार देते थे, वो एकाएक बढ़ के 125 दिन हो जाएगा। और पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 100% पैसा देती थी, अब 40% पैसा राज्य से आना होगा। राज्य कहां से पैसा लाएगा? ये सब प्रश्न हमारे सामने घूर रहे हैं और अगर हम युवा शक्ति को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जिनको बोलते हैं, यानी कि फायदा कारक कोई अर्थव्यवस्था के जरिए इनको कोई मौका दिया जाए, ऐसा नहीं होता तो यही जो युवा धन है वो युवा धन फिर जेनजी के नाम पे जो नेपाल में किया, जो आज हमारे यहाँ भी थोड़ा बहुत अब कहीं ना कहीं आप सलवार देख रहे हैं,
तो लायबिलिटी बन जाएगा। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न अगर है तो युवा बेरोजगारी है। युवा बेरोजगारी से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न है तो सही तरह की शिक्षा, सही प्रकार और सही स्टैंडर्ड की शिक्षा हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारी इतनी ही बड़ी समस्या है अन्न सुरक्षा। 1951 में हम जब पहली पंचवर्षीय योजना लिख रहे थे, भारत 50 मिलियन टन खाद्यान्न पैदा करता था। वो पर्याप्त नहीं था। हम PL 480 के सहायता जरिए अमेरिकन गेहूं आयात करते थे, ऑस्ट्रेलियन माइलो ज्वार आयात होती थी, स्ट्रिक्ट रैशनिंग का जमाना था, ऑर्गेनाइज्ड मिल्क कलेक्शन प्रोसेसिंग की कोई प्रथा नहीं थी, केयर नाम की संस्था में दूध का पाउडर भेंट देती थी, जो हम पानी में मिलाकर प्राइमरी स्कूलों में, खास करके देहातों में, बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट बना के देते थे। औद्योगिक विकास की दृष्टि से हमारा नंबर विश्व में 38 यानी कि 38वां था। वहां से आज हम दुनिया की अगर अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरीके से देखा जाता है, PPP मॉडल पे देखें तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर एक्चुअल डॉलर की मूल्य के जरिए देखें तो छठी या सातवीं अर्थव्यवस्था है। दुनिया के 10 प्रमुख राष्ट्र में हम छठे क्रम पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी रखने वाला देश है। कृषि में हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है। 50 मिलियन टन अनाज पैदा करते थे, खाद्यान्न पैदा करते थे। आज हम 350 मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न पैदा करते हैं। हरित क्रांति ने हमें ये फल दिया है। 80 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या को तो हम 5 किलो अनाज मुहैया कराते हैं हर महीने मुफ्त में। उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? संपत्ति का केंद्रीकरण हुआ है। 20% लोगों के पास 80% संपत्ति इस देश में है, और 80% लोगों के पास 20% संपत्ति है। इससे भी ज्यादा बुरी बात तो यह है कि जो नीचे के तबके के 50% गरीब लोग हैं, उनके पास सिर्फ 1% GDP जाता है। तो इस तरह की भीषण असमानता आय में और संपत्ति के वितरण में, ये हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा तूफान बन के उठने वाला है। आगे बढ़े। आरोग्य हो, शिक्षा हो, हमने काफी प्रगति की है, मगर आज पहली 200 यूनिवर्सिटी में विश्व में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, वो भी हकीकत है। तो अगर हम ये कहें कि हम एल्विन टफलर के प्रेडिक्शन के मुताबिक ज्ञान के युग में प्रवेश चुके हैं, जिसमें नॉलेज इज पावर एंड हु हैज अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल, तो आने वाली कल के लिए क्या हम सुसज्ज हैं? हमारे यहां जो शिक्षा मिलती है, इंक्लूडिंग IIT और IIM, विश्व की 200 यूनिवर्सिटियों में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो किस दिशा में जा रहे हैं हम? एक और बोलते हैं कि हम ज्ञान के युग में प्रवेश चुके हैं, दिस इज अ नॉलेज एरा, वन हैज
the earliest access to the knowledge shall be the most powerful. And knowledge will change at such a pace, such a speed, that if you sleep in the night and don't update yourself in the morning, you'll be outdated. जब इतनी तेज गति से ज्ञान बदलने वाला है, हमारे पास दिमाग है, ज्ञान की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाओं में हम निष्फल गए हैं। एसर का रिपोर्ट आया, बताता है कि 5वें स्टैंडर्ड का औसत सरकारी स्कूल में पढ़ता लड़का बच्चा दूसरे स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता है, वो आंकड़े नहीं जोड़ सकता है, पहाड़े नहीं याद रख सकता है, बोल सकता है। कहां जा रहे हैं हम? इन द नॉलेज एरा, जब ज्ञान ही शक्ति होगा, तो 2050 में आपकी ताकत अगर ज्ञान नहीं है और फिर उसके ऊपर आप लगा दीजिए, ऊपर सुपर इम्पोज कर दीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया को अपने आगोश में लेकर बैठेगी, क्या होगा भारत का? तो ये बहुत चिंता का विषय है। हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है, व्यवस्थाएं हैं, और उसके साथ साथ जो इसकी क्षमताएं हैं, स्टैंडर्ड हैं, कहीं भी विश्व के साथ तालमेल नहीं रखते। हम इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं शुरू कर रहे हैं, कुछ की है, कुछ और भी कर रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे आते हैं, फ्रेट कॉरिडोर आते हैं, मेट्रो आते हैं, एयरपोर्ट आते हैं, पोर्ट आते हैं, रेलवे आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ही भविष्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मगर क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के 10 देशों में भारत अपना स्थान जमा चुका है? नहीं। सिमिलरली संशोधन, इनोवेशन, हमारे पास योजनाएं जरूर है, स्टार्टअप इंडिया है, एआई है, स्पेस है, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये भारत की नई पहचान बन सकती है। मगर इसके लिए जरूरी जो आपको अभी से इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्थाएं और शिक्षा की व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी, वो तो कहीं दिखता नहीं है। तो क्या हम ये ट्रेन चूक नहीं जाएंगे? सबसे बड़े खतरे में, पहले मैं कह भी चुका हूं, फिर से कहता हूं, बेरोजगारी। और इससे करीब करीब समान डायमेंशन का खतरा जो है, वो बिन पोषणक्षम बनती जा रही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था है। आज हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हैं, मगर जो खेती की जमीनें हैं, बहुत तेजी से उनके टुकड़े हो रहे हैं। जब हमने पहली पंचवर्षीय योजना लिखी, औसत जो क्षेत्रफल था एक खेत का 27,000 वर्ग मीटर था, आज 7,000 वर्ग मीटर है, और 2035 में शायद 4 या 5,000 स्क्वायर मीटर होगा। क्या इतने छोटे टुकड़े से आप अमेरिका के 150 एकड़, 200 एकड़ और जगहों के जो फार्म्स है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है, उसके साथ आप भिड़ सकते हैं क्या? और अगर किसान खेती को छोड़ के, चूंकि वो पोषणक्षम नहीं रहती, शहरों की ओर चल निकला, तो भारत की अन्न संरक्षण व्यवस्था का क्या होगा? और मान लो, फर्ज करो कि खुदा न खास्ता अगर हमें 20-30 मिलियन टन फूड ग्रेन्स की अगर कमी रह जाए, आप वो इंपोर्ट भी करके ले आते अदानी के पोर्ट पे, मगर वहां से कोने कोने में देश के कैसे पहुंचाओगे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो इट इज बर्स्टिंग एट सीम्स। याद रहे कि बंगाल फेमिन में लाखों लोग मरे इस देश में, तब पूरे देश को चाहिए उससे दुगुना
अनाज मौजूद था हमारे पास। प्रश्न ये नहीं था कि अनाज नहीं था, अनाज था, मगर वो अनाज को जहां जरूरत थी वहां तक ले जाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं थी। क्या आज अपने पास है ये व्यवस्था है? मैं नहीं मानता। इतने बड़े पैमाने में अगर 20 मिलियन टन या 30 मिलियन टन फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन करने की बात आए तो हम वो कसौटी पे खरे उतरेंगे, कहा नहीं जा सकता। और अगर ये हुआ, किसान खेती से दूर हुआ, किसानी से दूर हुआ, तो किसानी से 4 फायदे होते हैं दोस्तों, समझ लीजिए। कृषि का जीडीपी में प्रदान 16% है। तो ये बाबू लोग क्या बोलते हैं कि कृषि सिर्फ 16% जीडीपी देती है। अभी जमाना आया है सर्विस सेक्टर का, 2/3 जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है, 66%। उसके बाद 66 और 16 कितना हुआ? 82। बाकी का 18 से 20% जीडीपी उद्योग से आता है। यानी सबसे कम जीडीपी उत्पादन करने वाला क्षेत्र कृषि है। इस तरह से इसको देखना एक मूर्खता होगी, क्योंकि सीधी या तो प्रत्यक्ष या परोक्ष 50% रोजगारी कृषि या कृषि संलग्न एक्टिविटी से मिलती है इस देश में। हमें और न और बढ़ते हुए हाथों के लिए काम चाहिए। आज 50% से ज्यादा रोजगारी कृषि क्षेत्र देता है, सीधी या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। दूसरा, हमें अन्न सुरक्षा देती है। आज हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। खाद्य तेल हम पहले औसत व्यक्ति प्रति ईयर 3 केजी खाते थे, आज 23 केजी खाते हैं। फलस्वरूप 1.6 लाख करोड़ का खाद्य तेल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर गेहूं इंपोर्ट करना पड़े, चावल इंपोर्ट करना पड़े, क्या हाल होगा? कृषि से जुड़े और प्रवृत्तियां, जो इंडस्ट्री की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। यही हाल हमारा गन्ने और गन्ने से जुड़ी मिश्री शुगर के उत्पादन में है। कपास के उत्पादन में हम तीसरे नंबर पे हैं। हम पोटैटोज, कॉर्न, सोयाबीन, ओनियंस, गार्लिक, हैम्प, जूट, ये रॉ मटेरियल्स फॉर सम ऑफ द क्रिटिकल इंडस्ट्रीज। अभी गडकरी जी जब भी मर्जी में आता है कूदते रहते हैं इथेनॉल के नाम से। खैर, उनका तो पूर्ति है जो उनकी पूर्ति करती है, मगर वो इथेनॉल आएगा कहां से? अगर आपके पास गन्ने का उत्पादन नहीं है, कहां से आएगा इथेनॉल? और आपको मालूम होना चाहिए कि एक लीटर इथेनॉल पैदा करने के लिए, अगर जो गन्ना पैदा करने के लिए पानी चाहिए उसकी गिनती आप गिने तो 2000 से 3000 लीटर पानी लगा के आप 1 लीटर इथेनॉल पैदा करते हैं। हो सकता है गडकरी जी के लिए वो एक अच्छा व्यवसाय है, अच्छी इंडस्ट्री है देश के लिए। और इथेनॉल मिक्स करके अगर आपका E20 से आगे वाला जो इंजन नहीं है तो उसको जंग लग जाती है। बहुत जल्द आपकी गाड़ियां उनके इंजन जंग लग जाने से ऑफ रोड हो जाएगी। क्या तैयार हो आप इसके लिए? तो कृषि का तीसरा प्रदान है। और चौथा प्रदान यह है कि कृषि शहरों की ओर जो माइग्रेशन होता है वो रोकती है। उतना ही नहीं, मगर इस देश में जो उत्पादन होता है उसका 50% से ज्यादा मार्केट पूरा होता है कृषि आधारित जो विस्तार है उसमें।
जैसे कि 55% मोटरसाइकिल जो इस देश में बनती है, उसमें से 55% मोटरसाइकिल ग्राम्य विस्तारों में बिकती है, 52% कपड़ा ग्राम्य विस्तारों में बिकता है, 50% से ज्यादा फास्ट फूड से लेकर बिस्लरी बोतल तक का ग्राम्य विस्तारों में बिकता है। तो कृषि ये 4 पहियों पे खड़ा हुआ एक ऐसा यंत्र है जो इस देश को संतुलन में रखता है। जिस दिन कृषि का संतुलन बिगड़ा, उस दिन दोस्तों कोई उद्योग आपको बचा नहीं सकता। वैकल्पिक प्रवृत्ति से आप रोजगार खड़े नहीं कर सकते। तो सरकार को मैं खुद मानता हूं कि सरकार को अगर एक ही काम पे खर्च करना है, और सरकार को मैं मानता हूं और चीजों में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहुंच तो सकते नहीं है, और जहां हाथ डालते हैं वहां राम मंदिर तक को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो सरकार अगर हाथ लगाना ही चाहे, देश के पैसे लगाना ही चाहे, तो किसानों और कृषि के पीछे लगाए, आरोग्य सेवाओं के पीछे लगाए, शिक्षा के पीछे लगाए। ये 3 और डिफेंस 4, इसको छोड़ के सरकार को कहीं अपना मुंह काला करने की जरूरत नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार, अगर इस देश को बचाना है। तो ये हाल है। अब शिक्षा की बात हो गई, कृषि की बात हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई। अब एक और बात हमारे क्षितिज पे मंडरा रही है, वो है जल सुरक्षा। इस्माइल सेरेगर्डिन जो इजिप्ट की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके डायरेक्टर बने, यूनाइटेड नेशंस का जॉब छोड़कर। उन्होंने कहीं कहा था कि आने वाले समय के युद्ध जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं, पानी के लिए होंगे। भारत के लिए तो बिल्कुल सच है। हम जब पहली पंचवर्षीय योजना लिख रहे थे 1951 में, तब प्रति व्यक्ति प्रति साल हमारे पास 5200 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी था। आज 1200 क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं है। और इस देश में पानी इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि देश की 2/3 बस्ती के पास 1/3 पानी है। 1/3 बस्ती जो है गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, मेघना के तट प्रदेश में रहती है, बारिश भी ज्यादा है, उनके पास 2/3 पानी है। यानी 2/3 देश के पास 800 क्यूबिक मीटर प्रति व्यक्ति प्रति साल से कम पानी है। और विश्व की जो इसकी आधारभूतता है उसके मुताबिक 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर, 1000 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति साल से कम अगर आपके पास पानी है तो उसे वाटर स्ट्रेस कंडीशन कहते हैं। यानी कि 2/3 भारत वाटर स्ट्रेस कंडीशन में आ चुका है। अब चाहे आप नल से जल दे या जल से पल दे, हम पानी का उपयोग नहीं करते हैं, दुरुपयोग काफी करते हैं। और सीखना पड़ेगा हमें बिल्कुल युद्ध के तौर पे कि पानी कैसे बचाया जाए। आइंदा जब गडकरी जी इथेनॉल की बात करें, उनको याद होना चाहिए कि 1 लीटर इथेनॉल बनने के पीछे 3000 लीटर पानी लगता है। खैर, गन्ना की और प्रोडक्ट भी बनती है, अकेला इथेनॉल की बात नहीं करता है। इथेनॉल अकेला इथेनॉल ही ये नहीं करता, मगर इथेनॉल मुफ्त में मिलता है ये बात नहीं है। एक्चुअली तो आप जब शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, आप राइस एक्सपोर्ट करते हैं, आप ओनियंस एक्सपोर्ट करते हैं, तब आप कृषि के उत्पाद नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, आप पानी एक्सपोर्ट करते हैं। समझ के चलिए। Heat wave and changing weather cycles, it is now predicted कि 177 years में वर्स्ट अल नीनो पैसिफिक में डेवलप हो रहा है। यानी आने वाले 2.5-3 साल हमारा कृषि और जलवायु का आधार टूट चुका होगा। कर्जा बढ़ रहा है,
भारत अभी भी ऊर्जा की आयात पर निर्भर है, खाद्य तेल की आयात पर निर्भर है, तो विकास महंगा होगा। चीन को हम जो निर्यात करते हैं उससे 130 अरब यानी 130 अरब डॉलर, 130 बिलियन डॉलर हमारा घाटा है। उतना चीन को ज्यादा देते हैं। अब चीनी माल का बहिष्कार करने वाले जो सज्जन है, जो स्वदेशी जागरण मंच से सबके साथ जुड़े हुए, उनको ये समझ में आना चाहिए कि आप जो अंट शंट बातें करते हैं तो अभ्यास करने की कृपया तकलीफ करें। चीन से अगर फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं आते, 4 अरब डॉलर के हम सालाना इंपोर्ट करते, तो आपके वहां विटामिन और एंटीबायोटिक्स की जबरदस्त किल्लत होगी। 25% कार की कॉस्ट के कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स एंड कंट्रोल्स वो चाइना से आते। परिस्थिति ऐसी है कि हम चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करने की तो बात करते हैं, मगर किस चीज का बहिष्कार करते हैं? कंदील का, पतंग का, पटाखों का। तो ये तो ऐसी बात हुई ना कि आपने खिड़की बंद कर ली, दरवाजे खुले। देश को मूर्ख बनाने वाले लोग मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कुसेवा कर रहे हैं इस देश की। कृषि की बात मैं कह चुका हूं, उस पर नहीं रुकूंगा। असमानता, जीडीपी बढ़ रही है मगर किसके पास जा रही है? अगर गौतम अदानी इतने कम समय में इतने ज्यादा पैसे जुटा सके तो इनको हीरो बना के बहुमान करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप आपके जैसे 100 लोग और खड़ा करके दिखाओ। आप आपसे 10% में ऐसे कर लो ना, आपके जैसे नहीं। मगर आर्थिक असमानताएं बढ़ती रहे और फ्रांस के लुई की तरह आप कहते रहो कि लोग रोटी के लिए क्यों तूफान करते, क्यों ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, क्यों केक्स नहीं खाते, तो श्रीमान अदानी जी जाके वो ट्रंप जूनियर को व्हाइट हाउस में मिल सकते हैं, मैं और आप नहीं मिल सकते। ये असमानता है। जीडीपी बढ़ रही है मगर जा कहां रही है? वो टोच के जो 20% लोग हैं उनके वहां जा रही है। आपको जान के ताजुब होगा कि ये जो हमारा सिंगल पॉइंट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, जीएसटी, जीएसटी का 52% ऑफ द कलेक्शन कम्स फ्रॉम द पुअर पीपल, पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। ओनली 5% कम्स फ्रॉम टॉप 10% ऑफ द पीपल। और मध्यम वर्ग से बाकी का 5 और 55, बाकी का 40% मध्यम वर्ग भुगतता है। तो टैक्स देने में नहीं है वो लोग, और जो देते हैं वो तो इनको रियायतें मिलती है। तो ये असमानता है। जीडीपी बढ़ रही है, वित्त एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहा है। चुनाव के लिए यही लोग अरबों खरबों रुपये देकर सत्ताधारी पक्ष में जो भी आने वाले हैं, विपक्ष के जो प्रमुख लोग हैं, उनको खरीद लेते हैं। ये आज का एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कितने दिन इस तरह की लोकशाही को हम पालेंगे। और तब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं समापन के समय पे कि क्या भारत चीन को पीछे छोड़ देगा? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उत्तर संभव है, क्योंकि हर चीज संभव होती है, लेकिन स्वतः नहीं। भारत को चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इनोवेशन, रिसर्च, एजुकेशन, गवर्नेंस, हर क्षेत्र में चुस्ती बरते, जो हो नहीं रहा है। मिडिल इनकम ट्रैप जो है, हम वहीं फंसे हुए।
40 साल से विश्व के अनेक देश यही जाल में फंसे हैं। न हम टॉप में हैं, न हम बॉटम में हैं, हम वहां ही फंसे हुए हैं। 2050 की संभावना क्या लगती है आपको? ये सब देखते हुए यदि 7% गति से हमारा जीडीपी का औसत विकास हो, बेहतर शिक्षण, ऊर्जा सुरक्षा, जल प्रबंधन, एआई नेतृत्व और मैन्युफैक्चरिंग सफल रहे, तो 2050 का भारत विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में होगा। मगर यहाँ एक ट्रैप है। 150 करोड़ देश का आप कुल जीडीपी गिनते हो, सही कंपैरिजन पर कैपिटा जीडीपी है, जिसमें हम कहीं नहीं है। रोजगार, शिक्षा, जल, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधार की दिशा में काफी हमें तेजी से और काफी जोर शोर से काम करना है। दोस्तों, याद रखें कि सपने वो नहीं है जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। आजकल तो 2050 की विकट कल्पनाएं हमें सोने नहीं देती। भारत के सामने अवसर है, चुनौती इससे ज्यादा बड़ी है। सवाल यह है कि क्या भारत के पास वो इच्छा शक्ति है, क्या भारत के पास वो नेतृत्व है, क्या भारत ने लोकशाही व्यवस्था का आज तक बढ़ते 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 स्तर पर दुरुपयोग नहीं किया है? किस दिशा में जा रहे हैं? तो 2050 का भारत कैसा होगा, उसका जवाब तो मैं मानता हूं कि आने वाले कल में आपको तभी मिलेगा जब आप आज से उसके लिए कार्यरत हैं। आज अगर आप 2050 की कल्पनाएं ही करते रहे और हमारे नेताओं के भाषण ही सुनते रहे, अब तो 1000 साल की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो वो याद रखना का जो इट इज अ वेरी famous quote which says that in the long run everybody is dead. In the long run everybody is dead. In the long run everybody is dead. धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे और ऐसे मुद्दे जो देश हित में चर्चा के लिए जरूरी है, अभ्यासपूर्ण चर्चाएं हमारे खबरदार के माध्यम से। खबरदार का मतलब ही यह है चौकन्ने रहो, हम आपके समक्ष रखते रहेंगे। आप ही हमारा बल है। आपने हमारी ये नई नई चैनल है, इसीलिए खास कहता हूं कि अब सब्सक्राइब नहीं किया है और ये कार्यक्रम आपको पसंद आया, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। इतना तो कम से कम कीजिए, इसमें आपको पैसा भी लगने वाला नहीं है। मगर हम जो प्रयत्न कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कितना इसके पीछे हमारा परिश्रम है। तो परिश्रम को, पसीने को तो आप कम से कम प्रोत्साहित करने का काम करें। ये जो हम करते हैं आपके लिए करते हैं, उतना ही नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। एक कमिटमेंट है हमारा, इसलिए करते हैं। ये कोई हमारे लिए धंधा नहीं है। तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर रजिस्टर करना ना भूलें। हमें आपके सुझाव का हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं डॉक्टर जयनारायण व्यास।